Former President Dr. APJ Abdul Kalam once said, "Chartered accountant are partner in nation building." हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए जतिन तागरा और मैं आज आपका स्वागत करता हूं अकाउंटिस्ट की एक नई पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री को मिलाकर टोटल 10 डिग्रियां हैं। हम स्वागत करेंगे आज सीए डॉक्टर राज चावला जी का, जो कि सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में। ये सेंट्रल काउंसिल मेंबर की जो इनकी जर्नी है, उस जर्नी को आज हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम इनकी MSME एंड डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर चलेंगे। तो स्वागत करते हैं सीए डॉक्टर राज चावला का। आराम से बैठकर इस पॉडकास्ट को कंज्यूम करें। मिलते हैं पॉडकास्ट के एंड में। राज जी, थैंक यू आज हमसे आप बात करने के लिए। राज जी, बहुत सारे डिस्कशन करने हैं आपसे, बट लेकिन डिस्कशन की शुरुआत हम करते हैं आपके सेंट्रल काउंसिल के सफ़र से। सेंट्रल काउंसिल में आज आपको 2 साल, मेरे ख्याल से दूसरा साल का एंड सेकेंड ईयर आपका ख़त्म होने वाला है। तो शुरुआत करेंगे कि इलेक्शन से पहले जो प्रोमिसेस होते हैं और इलेक्शन के बाद भी प्रोमिसेस होते हैं, हम उस वाली चीज़ में नहीं जाते, बट एज ए इंडिविजुअल आपने क्या कंट्रीब्यूट करा सोसाइटी के लिए, तो आप हमें वो फेज वाइज बताओ कि पहले क्या जिम्मेदारी थी एंड देन उसके बाद सेकेंड ईयर क्या। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर। थैंक यू जतिन जी। फर्स्ट ईयर में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट सीए डॉक्टर देवाशीष मित्रा जी ने मुझे 3 अहम कमेटियों की जिम्मेदारी दी। फर्स्ट, आई वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कमेटी। सेकंड, आई वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ कमेटी फॉर मेंबर इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस। थर्ड, आई वाज द वाइस चेयरमैन इन MSME एंड स्टार्टअप कमेटी ऑफ ICAI। और इसके अलावा मुझे एडिशनल जिम्मेदारी दी गई, आई वाज द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। और बाकी छोटे छोटे जैसे ग्रुप होते हैं उसमें भी जिम्मेदारी दी। जैसे मैंने अपने इलेक्शन में एक मुद्दा उठाया था कि हमारे इंस्टीट्यूट में कोई फ़ोन नहीं उठाता है, तो जो कॉल सेंटर बनाने की लीड थी वो प्रेसिडेंट साहब ने नॉर्थ रीजन से मुझे इंचार्ज बनाया और हर रीजन से एक पर्सन को लिया। 5 लोगों की कमेटी बनी। तो ये टोटल मेरा कुल मिला के मेन ये था। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स कमेटी में मैं वाइस चेयरमैन था। डायरेक्ट टैक्स कमेटी में 2014 के बाद कोई जो हमारा गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट होता है वो नहीं आया था 2014 से 2014 के बाद। और हमें मालूम है कि हमारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लोग हैं उनकी मेनली जो छोटे शहरों के लोग हैं उनकी तो टैक्स ऑडिट की ही प्रैक्टिस होती है। तो जो मेरे चेयरमैन सीए चंद्रशेखर चितले जी पूना से, वो बहुत ही एक्टिव और बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन है। उनका मेरे को लीडरशिप मिली और आप विश्वास कीजिए, हमने सिर्फ गाइडेंस नोट एंड टैक्स ऑडिट के अलावा हमने 14 और गाइडेंस नोट बना दिए। जैसे गाइडेंस नोट ऑन ये डिजिटल करेंसी, गाइडेंस नोट ऑन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के टैक्सेशन का अलग, ऑडिट का अलग। तो इस तरह से टोटल हमने 15 गाइडेंस नोट हमने निकाल दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके साथ दिन रात में लगा रहता था। सेकंड मेरी कमेटी थी कमेटी फॉर मेंबर इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस, जिसके अंदर जो मेरे चेयरमैन थे, जो इस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं सीए रंजीत अग्रवाल जी, उनकी लीडरशिप में। इस कमेटी का पर्पस था कि जितने भी हमारे मेंबर्स जो प्रैक्टिस नहीं करते माइनस CMP, जो मेंबर हमारे इंडस्ट्री में हैं या बिजनेस में हैं, उन लोगों को कैटर करना। इस कमेटी में हमने बहुत प्रोग्राम किए। जैसे हमने CFO मीट कराई, CFO अवार्ड कराए, 40 अंडर 40 किया, कैंपस प्लेसमेंट किया। और आपको ये जान के खुशी होगी, हमारे साल में ही हमने जो हमारे कैंपस में बच्चे जाते हैं उनकी पहले 6 लाख रुपए सैलरी चली आ रही थी। तो हमने एजेंडा दिया कि सर इन्फ्लेशन इतना है प्रेसिडेंट साहब को, तो ये बढ़ाई जाए। तो हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने कंसीडर की और हमने ही पिछले साल उसको 6 लाख से 9 लाख रुपए मिनिमम सैलरी कराया कि जो भी हमारे यहाँ कैंपस में एम्प्लॉयर आएगा उसको 6 लाख नहीं, मिनिमम 9 लाख से शुरू करना है। ऊपर कहीं भी जाए 40 लाख तक जाता था,
लेकिन हमने मिनिमम 9 लाख रुपए का उनसे हमने कमिटमेंट लिया। तो इस तरह से इसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। थर्ड जो मेरी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ये कमेटी फॉर मेंबर्स MSM एंड स्टार्टअप कमेटी। इसके अंदर तो बस जानो बहुत ही बड़ा काम हो गया। लास्ट ईयर जब भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रही थी, तब 27 जून 2022 को दिल्ली के ललित होटल में ही हमने MSME इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करने के लिए 27 जून इसका होता है, तो उस दिन एक प्रोग्राम रखा। वहाँ पे कुछ मिनिस्टर लोग आए हुए थे। तब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अपनी स्पीच में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की स्पीच को मेंशन किया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब वंस अपॉन अ टाइम टोल्ड इन ए स्टेटमेंट दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। वो उन्होंने बात पकड़ ली। उन्होंने कहा जी व्हेन यू आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग देन व्हाई यू आर नॉट होल्डिंग हैंड ऑफ आवर MSME मिनिस्ट्री। तब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हमारे चेयरमैन धीरज खंडेलवाल और मुझे वाइस चेयरमैन हमने बात की कि किस तरह से हम इसको हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। तब हमने एक आइडिया उनको दिया कि सर जैसे 75th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि ना हम भी अपनी थीम को 75 से जोड़ दें। तब हमने 75 डे, 75 सिटी, 75 प्रोग्राम, हमारी लगभग 170 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया हैं। तो हमने प्लान किया कि हम 75 ब्रांचों में बॉम्बे में एक बस बनवाएंगे, वैनिटी बस जो हमने बनवाई भी थी, और वहाँ पे हमें उन्होंने 6 मिनिस्ट्रियों का साथ दिया, SBI, SIDBI, MSME मिनिस्ट्री, NSIC, एक्सिम बैंक और इनवॉइसमार्ट। ये 6 लोग हमारे साथ जुड़ गए। हमने बॉम्बे से यात्रा शुरू की और वो यात्रा 75 शहरों में घूमी, 22 स्टेट, 16,000 किलोमीटर वो हमारी बस चली, और इस तरह से हमने 75 सिटीज़ को कवर किया। लेकिन मैंने स्पेशली, क्योंकि मैं नॉर्थ रीजन से बिलोंग करता हूँ दिल्ली से, तो 15 ब्रांचें हमारी सारे रीजन्स को मिली थी। मैं विश्वास कीजिए सारी 15 की 15 ब्रांचों में गया। 16th डे को मैं अपने घर पे आया। मतलब 15 दिन आप पूरे नॉर्थ इंडिया में घूमते रहे घर छोड़कर? में A to Z जितनी 15 ब्रांचें मुझे मिली, मैं भी घर से एक बार उस बस के साथ हो गया और पूरा घूम के मैं अपने घर को आया। और आप जतिन जी इस चीज़ को जान के खुशी होगी कि आज जितने रजिस्ट्रेशन उनके उस समय थे जब हमने यात्रा शुरू की, 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन था। 15 अगस्त को ही मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट किया कि हमारे रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ हो गए। आज 3 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो गए। मतलब उस यात्रा से आपने जो 1 करोड़ की सेलिब्रेशन थी उसे 3 करोड़ कर दिया आपने? हाँ, विद इन ए स्पैन ऑफ 1 ईयर द नंबर ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन आर 3 टाइम्स। और मतलब इतना, उसकी वजह से हमको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे CA डे पे की सेलिब्रेशन पे आई थी, उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जब हम इस यात्रा को लेके हिमाचल गए हुए थे, तो हमारे गवर्नर साहब वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। आप विश्वास कीजिए उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला, ऑन द रिकॉर्ड है, कि मैंने बहुत यात्राएँ देखी हैं पर ऐसी यात्रा नहीं देखी जिसके अंदर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट घर घर में जाके इस चीज़ की अवेयरनेस फैला रहे हैं। क्योंकि हमारा एक पर्पज़ ये भी रहता है कि नेशन फर्स्ट, नेशन के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि भाई हमारे जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिले। हमारे बिजनेसमैन के लिए जो है जो गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, रियम्बर्समेंट दे रही है, कंसेशंस दे रही है, वो हम उन तक पहुँचाएँ। उनको पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है। तो एक तरह से कहिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम था। तो आपने अभी तक जैसे आपने बताया कि आप 15 दिन के लिए आप MSME के लिए पूरा टाइम घर से बाहर रहते हैं, मतलब ये 15 दिन कॉन्टिन्यूस चली थी या बीच में ब्रेक लेके कुछ ऐसा? बीच में थोड़ा सा तो ब्रेक होता ही है, जैसे दिवाली बीच में आ गई तो 2-3 दिन का ब्रेक हो गया। अब जैसे अभी भी आज इस साल फिर हम कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर आ जाती है तो लास्ट डेज आ जाती हैं, 30 सितंबर आ गई तब CA लोग नहीं निकल पाते, तो इसीलिए 90 डेज का टोटल प्रोग्राम था। मतलब 17 अगस्त को शुरू हुआ और 17 नवंबर को खत्म हुआ मुंबई में ही। तो देखा जाए तो इफेक्टिवली 3 महीना था, लेकिन उसमें जो इफेक्टिव डेज थे वो 75 डेज थे। ये है प्रोग्राम। 15 डेज ब्रेक के। तो घर पे कोई इशू नहीं होता सर? तो हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, वो तो रादर खुश होती है हमें मेहनत करते हुए देख के। उसे लगता है कि हम अपने साथ साथ अपने देश के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए और अपने प्रोफेशनल भाई बहनों के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। तो अगर मैं होल एंड सोल आपसे पूछूं कि इलेक्शन जीतने के बाद आप अगर MSME से जुड़ी अपनी एक अचीवमेंट बताना चाहें तो वो अचीवमेंट आप क्या बताएंगे? MSME का तो ये रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी।
2 करोड़ आपने बढ़ा दिए। 2 करोड़ मतलब 3 गुना कर दी एक साल के अंदर। हाँ जी। कहाँ 2006 में एक्ट आया था और 2022 तक ये 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि हमारे इंडिया के अंदर लगभग 10 करोड़ मतलब एमएसएमईज हैं। हाँ एक जी। छोटा वेंडर जो बाहर बैठ के मूंगफली भी बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, जूस बेच रहा है, चाय बेच रहा है, वो भी एमएसएमई है। जिस किसी की टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से कम है वो एमएसएमई है। प्रोफेशनल्स भी हैं। तो हमने लोगों पे जाके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों को कहा कि भाई आप इसमें एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि आज इतने बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है एमएसएमई के। डिलेड पेमेंट का है, मतलब विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी लोन मिलता है, कंसेशंस मिलते हैं, बहुत बेनिफिट है। सर आपको ना हमारी ऑडियंस वो सुन रही है जिसकी एज ना 24 साल से लेके 40 साल के बीच में है, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं सारे के सारे। अगर आप थोड़ा बहुत सम अप कर दो कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं बीइंग ए एमएसएमई, आप कुछ जिस्ट बता दीजिए कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूँ। अभी 31 मार्च 2023 को गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि कोई भी एमएसएमई है, और एमएसएमई बनने का प्रोसेस सिर्फ 5 से 10 मिनट का है। सिर्फ आपको पैन चाहिए और आधार चाहिए, जीएसटी है तो जीएसटी नंबर चाहिए, दैट्स इट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ठीक है जी। अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं तो आपको बैंक 5 करोड़ रुपए तक का लोन विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी देगा। 31 मार्च 2023 तक वो 2 करोड़ था, अब 5 करोड़ तक दे रहा है। तो मेरा इसके अंदर क्या नज़रिया है कि मेरा जो बिजनेसमैन है उसको व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए होता है, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के 5 करोड़ रुपए तक मिल रहा है। मेरा जो सीए प्रोफेशनल है उसको काम चाहिए, अगर वही मेरा सीए प्रोफेशनल उस बिजनेसमैन को लोन दिलाने के लिए भाग दौड़ करेगा, नेचुरली उसको फीस मिलेगी। और मेरी सरकार को अपनी जीडीपी बढ़ानी है, ठीक है जी। और उनको जब हम हमारे बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन बांटेंगे और उनका व्यापार बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो ये तो हुई पहली चीज़ कि बैंक का लोन मिलता है विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी अप टू 5 करोड़। नंबर 2, इस साल का जो बजट आया 1 फरवरी 23 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने दिया, उन्होंने बहुत अच्छी एक अमेंडमेंट डाल दी एमएसएमई के लिए। उन्होंने सेक्शन 43B में एक इन्हांस की उस सेक्शन को, और ये कहा कि अगर कोई व्यापारी, कोई एसएससी, उसने किसी का एमएसएमई का पेमेंट देना है और वो डिलेड पेमेंट है, डिलेड मतलब मैक्सिमम 45 दिन से ज़्यादा, वैसे तो 15 दिन की बात करते हैं पर मैक्सिमम अपने लगा लेते हैं 45 दिन से ज़्यादा है, तो उस केस में आने वाले सालों में, क्योंकि वो नया बजट है 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हुआ है, जब अगली रिटर्न भरी जाएगी तो उसका इफेक्टिव ना से आएगा, यानी कि 1 अप्रैल के बाद अगर आपने किसी की कोई पेमेंट देनी है और वो 45 दिन से ज़्यादा हो गई, जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे अगर वो पेमेंट नहीं हुई थी 45 दिन के अंदर, तो उस केस में आपके P&L में जो आपने प्रॉफिट दिखाया उसके अंदर उसको ऐड बैक कर दिया जाएगा। मतलब टैक्स देंगे हम उसके ऊपर। जी, आपको छूट तब मिलेगी जब आप उसकी पेमेंट कर देंगे। जैसे LIC होती है, LIC में आपको LIC ड्यू हो गई, आपने पेमेंट नहीं दी, क्या आप उसे सेक्शन 80C में क्लेम करते हैं? नो, वो सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। इसी तरह से एमएसएमई से अगर आपने कोई सेवाएं ली हैं, माल खरीदा है, कोई और खर्चा है जो आपने अपने P&L में डेबिट किया है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की 45 दिन के अंदर, तो आप उस खर्चे को क्लेम नहीं कर सकते अंटिल दैट इज पेड। सिंपल। आपने एक बुक भी बनाई है एमएसएमई के ऊपर जिस्ट पे, तो आप हमें उसका लिंक देंगे तो हम अपने व्यूवर्स को वो लिंक दे देंगे। जरूर, मैं आपको उसका गूगल लिंक दूंगा, तो आप जरूर सबसे शेयर कीजिए। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को बताया हुआ है। और इसके अलावा और आपको मैं बताऊं कि एमएसएमई में अगर कोई एमएसएमई की पेमेंट नहीं करता, जैसा डिलेड पेमेंट मैंने बात की, उस केस में बैंक ने उस पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी एक पेनल्टी लगाई है इंटरेस्ट के रूप में। पार्टी अगर 45 दिन से ज़्यादा हो जाता है और पेमेंट नहीं देती है तो उसको आरबीआई का रेट जो है, जैसे आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 6% रेट है, तो 3 गुना 18% ब्याज देना पड़ेगा जो जिसको पेमेंट देनी है। नेचुरली इसको बोलते हैं डिलेड पेमेंट, 3 टाइम्स द बैंक रेट, प्लस उसमें भी मंथली कंपाउंडेड, वो 18 का भी 20% हो जाता है कुल मिला के। और इसके अंदर एक और पेच है कि जो ये आपने डिलेड पेमेंट किया है एमएसएमई का, उसके ऊपर आपने ब्याज दिया है, दिस इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउ एज ए एक्सपेंडिचर। मतलब चारों तरफ से अलाउड हो जाए, चारों तरफ से घिर दिया। गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है कि एमएसएमई की पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन में आए, ताकि उसका व्यापार बढ़े, हमारी जीडीपी बढ़े। पर्पज़ यही है कि उनकी मूवमेंट जो है पेमेंट की वो 1.5 महीना से 45 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका मोटो है जितना ज़्यादा आप नॉलेज स्प्रेड करेंगे रिगार्डिंग एमएसएमई, आप प्रोफेशन की भी सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। इनकम टैक्स में केस फंस जाएगा, फिर कहेगा जी
और हमारे यहाँ बड़ी अच्छी कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। Exactly, नियम sir. ना जानना कोई बहाना नहीं है। हाँ जी तो sir. हम उन लोगों को ये नियम बता रहे हैं कि भाई साहब, हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी हमारी जिम्मेदारी दी हुई है, उसकी भी अवेयरनेस करते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कंपनीज एक्ट में अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनी एक्ट के अंदर भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन करें कि क्या कोई पेमेंट एमएसएमई की 45 दिन से ज़्यादा डिले है, यदि है तो उसको रिपोर्ट करें। तो उसके लिए मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों को यही बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने पार्टी से एक एमआरएल ले लीजिए, जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो आपको एक वो दे देंगे अपने इन्फॉर्मेशन के बेस पे कि कौन कौन एमएसएमई जिसकी पेमेंट जो है पेंडिंग है 45 दिन से ज़्यादा। लेकिन बीइंग ए ऑडिटर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी उन सारे क्लाइंटों को मेल लिखें और उनसे पता करवाएं कि क्या वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। यदि हैं तो उनके सर्टिफिकेट की कॉपी लें, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने फिक्स की है, कंपनी एक्ट में भी की है और इनकम टैक्स एक्ट में भी की है। जब आप टैक्स ऑडिट करते हैं, जो फॉर्म 3CD भरते हैं, वहाँ पे भी तो आपको मेंशन करना होता है। राइट सर। ठीक है ना जी। तो हम दोनों एक्ट में हमारी भी जिम्मेदारी है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कल को हमारे ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। आपने मुझे सर सारी की सारी बातें ना बड़ी स्मूथली बताई। क्या इतनी स्मूथ आपकी यात्रा भी हुई कि मतलब आपने जो चीज़ प्लान करी वही चीज़ एग्जीक्यूट हो गई? क्या आपको चैलेंजेस क्या है इस पूरी यात्रा को करने के लिए? चैलेंजेस तो देखो जी, ट्रैवल करते हैं, कहीं पे जाम भी मिल जाता है, कई हमारे मेंबर्स कभी बिजी भी होते हैं, उनके पास कभी लास्ट डेट है, कभी शादियां हैं, कभी त्यौहार है, कभी कुछ है, लेकिन हम फिर भी चलते रहते हैं। इवन कल करवा चौथ का दिन था, कल भी मैंने 2 ब्रांचें कवर की। कल मैं सुबह 10 बजे से हमारा बहादुरगढ़ की ब्रांच थी, हालांकि 6 घंटे का था, लेकिन फर्स्ट हाफ मैंने वहाँ पे किया और सेकंड प्रोग्राम मैंने भिवानी में किया। तो हमारी जो फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नेचुरली त्यौहार के दिन तो कोई भी नहीं आ पाएगा, मजबूरी होती है, लेकिन हमारी भी मजबूरी, हम क्या करें, हमारे तो देश ही ऐसा है कि हर टाइम ही या तो कभी छुट्टियां हैं, कभी कोई त्यौहार है, कभी कुछ है, सब कुछ चलता रहता है। तो इसलिए हम भी अपनी यात्रा को चालू रखते हैं, चाहे जो भी हो। तो इस तरह से हम अपने काम में लगे हुए हैं। नहीं, बहुत बढ़िया राज जी, आपसे तो हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है कि कंसिस्टेंटली कैसे चला जाए जी। और जैसे आपने अब ये तो एक आपकी एमएसएमई कमेटी के बारे में आपने बताया, एक चैलेंज था जो मैंने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च करा कि आपने वुमेन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मतलब जो सीएज हैं, उनको जिनको जॉब नहीं मिल पाती, उससे रिलेटेड भी शायद आप कुछ कर रहे थे, उसके बारे में डिटेल से। वो हमारी जो कमेटी फॉर मेंबर इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस है, उसने पिछली बार बहुत बड़ा एक न्यू कंसेप्ट का प्रोग्राम चलाया। हमने हमारी जो वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके लिए वर्क फ्रॉम होम फ्लेक्सी आवर, वर्क फ्रॉम होम तो आज की डेट में काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन फ्लेक्सी आवर कराया। जो हमारी मतलब वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम भी सूट नहीं करता, छोटा बच्चा कभी भी जाग जाता है, तो वो बेचारी नहीं कर पाती। तो हमने एक कैप्सूल बनाया कि हमने उन इंडस्ट्रीज़ को कोशिश की कि भाई आपको अपने काम से मतलब है, आपका ये काम, आप दिन का टारगेट दे दीजिए कि हमारी वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना प्रोडक्ट आपको बना के देगी, इतना काम आपका करेगी, उसके टाइम जो भी हो। आप ये मत कहिए हमारे मेंबर को कि भाई वो जो है कंप्यूटर के सामने बैठे रहे, उनकी अपनी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो हमने फ्लेक्सी आवर का कंसेप्ट चलाया और आप विश्वास कीजिए लगभग 1600 वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमने कैंपस के थ्रू, इसके थ्रू प्लेस करवाया। इवन ओवरसीज कैंपस किया हमने, दुबई अबू धाबी में प्रोग्राम किया, क्योंकि दुबई यूएई के अंदर लास्ट ईयर कॉर्पोरेट टैक्स आ गया। राइट सर। ठीक है ना जी। तो कॉर्पोरेट टैक्स आया तो हमने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी और हमने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वहाँ पे दरवाजे भी खोले, क्योंकि यूएई के अंदर हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, दुबई चैप्टर भी है, फुजैरा चैप्टर है, रसल खैमा है, अबू धाबी है, 4 चैप्टर है हमारे दुबई के अंदर। हमने उन चारों को जोड़ के और वहाँ पे कैंपस प्रोग्राम कराया, अवेयरनेस प्रोग्राम कराया, उनके लिए ट्रेनिंग्स की। और क्योंकि वहाँ पे अभी तक डायरेक्ट टैक्स था नहीं, लोगों को मालूम नहीं था कैसे इसको हैंडल करना कॉर्पोरेट टैक्स को, तो हमने वहाँ पे प्लेसमेंट भी करवाई। और एक चीज़ मैं और बताना भूल गया अभी कि ये कमेटियों के अलावा मैं लास्ट ईयर जो था मेंबर था बीओडी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। हाँ जी सर। ये डिसिप्लिनरी के जो शेड्यूल 1 के जो लोगों के ऑफेंस होते हैं उसको हैंडल करती है। आप विश्वास कीजिए इसमें हमारी लास्ट ईयर 61 मीटिंग हुई, 61 वर्किंग डे। आप सोचिए कि 5 डे का वर्किंग डे होता है, इफेक्टिवली 3 महीना हमने बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में लगाया। तो उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप? ना, वो कॉन्फिडेंशियल होता है तो वो करना ठीक नहीं है, लेकिन हमने जितनी पेंडेंसी थी, क्योंकि गवर्नमेंट की हमेशा शिकायत रहती थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंप्लेंट आती है और उस पर एक्शन कई साल बाद होता है, तो हमने इतनी मेहनत लास्ट ईयर भी की और अभी भी जो लोग आए हुए हैं वो उसी स्पीड से काम कर रहे हैं।
एक बार जब कोई लाइन खिंच जाती है ना तो सामने वाला फिर उससे लंबी करने की कोशिश करता है। तो हमने 61 मीटिंग करके मैक्सिमम पेंडेंसी को हमने निपटा दिया था। मतलब आपने अप टू डेट करा या कितना पेंडिंग था, कुछ इसके बारे में बता वो सकते तो हैं? थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, वो मेरा बताना ठीक नहीं, लेकिन हमने कोशिश की जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो सेटल डाउन हो जाए और वो ख़त्म हो जाए। राज जी, आपने बताया कि आपने CMIB के अंदर जो कमेटी फॉर मेंबर इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस है, उसके लिए आपने CFO मीट करी और भी आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स करे इंडस्ट्री के अवार्ड साथ, भी किए। अवार्ड्स भी करे, CFOs को आपने अवार्ड दिए। उससे क्या बेनिफिट हुआ? सर क्या होता है, जो हमारे मेंबर इंडस्ट्री में चले जाते हैं वो इंस्टीट्यूट से कट जाते हैं, वो अपनी फीस नहीं पे करेंगे तो नेचुरली उनका नाम कट जाएगा। अब हमने इंडस्ट्री में जो हमारे मेंबर बैठे हैं हम उनसे भी कनेक्ट होना चाहते हैं, उसके कई फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये हमारा एक शो केस है, हमारे आज बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो CFO, डायरेक्टर, CEO बने बैठे हैं। और इस बार आपको जान के खुशी होगी, हमारे इंस्टीट्यूट ने KYM शुरू कर दिया, नो योर मेंबर। हाँ जी। अब सारे मेंबर्स को डालना जरूरी है, लेकिन लास्ट ईयर तक ये जरूरी नहीं था। तो हम उन लोगों से कनेक्ट करना चाहते थे, उनके लिए CP आवर्स कराना चाहते थे। तो अब हमने क्या किया कि हमने CFO मीट करानी शुरू की। अब कोई इंडस्ट्री का CFO के लिए हम कोई मीट कराएंगे तो नेचुरली जो और इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वो भी आते हैं, इंस्टीट्यूट में कनेक्ट होते हैं, अपनी फीस पे करते हैं, मेंबरशिप नंबर लेते हैं। आज यही कारण है कि आज हमारे यहाँ जितनी हमारे न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब के लिए आते हैं उससे ज़्यादा हमारे पास डिमांड रहती है। तो हमने जो 6 लाख से 9 लाख सैलरी की तो उसका हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अच्छा। रादर मैं तो प्रेसिडेंट साहब से इस साल रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसको सिर्फ 12 लाख कर दीजिए, बहुत महंगाई हुई है, तो वो शायद कंसीडर करेंगे। मतलब आप पहले 6 से 9 लेके आए, अब 9 से 12 लेके जा रहे हो, रिक्वेस्ट तो जितने भी नए मेंबर्स हैं उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है। जी। तो राज जी, आपको ये सारा का सारा, जैसे अगर मैं पूरा का पूरा 2 साल का समअप, आपने जैसे बताया आपकी पूरी की पूरी जर्नी थी, डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपने मुझे बता दिया, आपने मुझे CMIB के बारे में बता दिया, MSME के बारे में आप अभी बता रहे हैं, तो आप अब नेक्स्ट कहाँ कहाँ पर जाने वाले हैं, सो दैट जो मेंबर्स आपको देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, वो आपसे आने वाली डेट में कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, सो दैट कि वो पर्सनली 1-on-1 आपसे कोई बात कर सकें? जी, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा, तो मेरे फर्स्ट ईयर की मेन यात्रा थी, सेकंड ईयर भी मैं थोड़ा शुरू करता हूँ। इस साल मेरे प्रेसिडेंट साहब ने मुझे 3 जिम्मेदारी दी हुई हैं। पहला तो मैं UDN का चेयरमैन हूँ। हाँ और जी। UDN में हमने 2-3 इंपॉर्टेंट चेंज किए हैं जो मैं मेंबर से शेयर करना चाहूँगा। कि पहले हम जो रिवोकेशन करते थे, UDN जनरेट कर लिया, बाद में लगा अरे कोई गलती लग गई तो रिवोक कर लेते थे, तो अनलिमिटेड था, उसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं थी। अब वो 48 आवर्स हो गया है। आप कोई भी UDN जनरेट करें तो कोशिश करें, पहली बात तो गलती ना हो गई तो 48 घंटे के अंदर आप उसको सुधार लें, रिवोक कर सकते हैं। ठीक है सर। और दूसरा, हमारे मेंबर्स की शिकायत रहती थी कि भाई जो UDN की वेबसाइट है वो लास्ट डेज में थोड़ा डिस्टर्ब करती है, तो उसका हमने सोल्यूशन निकाल लिया है अपने टेक्निकल टीम के साथ बैठ के। 2019 में UDN आया था और तब से UDN का जो सारा का सारा डाटा था वो हमारे मेन सर्वर पे था। हमने जब टेक्निकल टीम से बात की तो वो कहते हैं कि जी सिर्फ 1 साल का डाटा छोड़ के बाकी का अगर हम आर्काइव्स में शिफ्ट कर दें तो उससे मेन सर्वर जो है फ्री हो जाएगा, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये प्रोसेस लास्ट वीक हमने 2019 का आर्काइव्स कर दिया, अभी 2020 का चल रहा है, फिर 21, फिर 22, फिर उसके बाद जो है ये 1 हफ्ते बाद ये बहुत ही फास्ट लेवल पे चलेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो हुई मेरी पहली कमेटी। मेरी दूसरी कमेटी है जिसके अंदर मैं अपने मेंबर से कहता हूँ अर्न एंड लर्न, उसका नाम है TAQRB, टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। ये वो कमेटी है, जैसे पीयर रिव्यू अपने करते हैं इसी तरह से हमारे टैक्स ऑडिट का भी रिव्यू होता है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंसड हैं उनको हम अपने यहाँ पैनल करते हैं, उनको हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, वह भी बड़ा कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट है हमारा, और उसके फाइनेंशियल देते हैं। और ये 3 लेयर पे हम इसका रिव्यू करते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए कि हमारा मेंबर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला होता है इंडिविजुअल रिव्यूइंग, ठीक है। सेकंड होता है ग्रुप रिव्यूइंग, हम 5 लोगों का ग्रुप बना के उसके थ्रू रिव्यूइंग करते हैं। और थर्ड होता है काउंसिल रिव्यूइंग, तो जो हमारी कमेटी के मेंबर हैं वो उसको रिव्यू करते हैं। तो ये हमारी दूसरी कमेटी होगी, इसमें हम कुछ ऑनरेरियम भी देते हैं मेंबर्स को इस काम के लिए। तीसरी मेरी फिर इस बार रिपीट है MSME स्टार्टअप कमेटी, और अभी हमने 20 अक्टूबर से ही फिर से वो यात्रा, इस बार हमने MSME के साथ स्टार्टअप का भी शुरू कर दिया है। तो 20 तारीख को मैं सोनीपत में था, 21 तारीख को करनाल में था, 22 अक्टूबर को मैं कुरुक्षेत्र में था, 23 तारीख को मैं अम्बाला में था, 24 को चूँकि दशहरा पड़ गया फिर मैं वापस आ गया, 25 को मैं शिमला में था, 26 तारीख को मैं चंडीगढ़ में था, 27 तारीख को मैं यमुनानगर में था, और 28 तारीख को मैं रेवाड़ी में था।
फिर 29, 30, 31 3 दिन का ब्रेक, क्योंकि लास्ट डेज थी इनकम टैक्स की रिटर्नों की। अब कल जो बीत गया है, 1 तारीख को मैं बहादुरगढ़ और भिवानी में था। 2 तारीख का फिर आज ब्रेक था क्योंकि मैच नहीं बन पा रहा था हमारा। कल 3 तारीख को मेरा हिसार में प्रोग्राम है, तो जो मेंबर हिसार से रिलेट करते हो वो कल आ सकते हैं। कल सुबह 10 बजे से 5 बजे तक वहाँ प्रोग्राम रहेगा। 4 तारीख को फिर ब्रेक है क्योंकि कन्वोकेशन है। मेरी बेटी भी इस बार सीए बनी है, तो उसकी कन्वोकेशन है, तो इसलिए मैंने 4 तारीख का ब्रेक लिया है। और 5 तारीख को हमारा संगरूर में है, 6 तारीख को पटियाला और कैथल में है, 7 तारीख को हमारा मंडी गोविंदगढ़ और लुधियाना में है, 8 तारीख को जलंधर में है। अभी तक ये है 9 का हमारा अमृतसर का बना हुआ है, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है। तो ये हमारी 8 तारीख तक की यात्रा है। मतलब आपने कंफर्म नहीं करा या कैसे हुआ सर? नहीं, वो तो ब्रांचों में एक्चुअली उनकी सूटेबिलिटी भी देखी जाती है। कई बार उनको कोई काम है या कोई और प्रोग्राम लगा हुआ है, तो अभी 9 की कंफर्मेशन नहीं आई। ये तो हमारा टारगेट था कि हम जीटी करनाल रोड को पाकिस्तान बॉर्डर तक, अमृतसर तक करके चलेंगे, तो 9 अभी पेंडिंग है। 8 तारीख तक फाइनल है। जो 8 तारीख को जलंधर के मेंबर हैं जलंधर आ सकते हैं, 7 तारीख को लुधियाने वाले लुधियाना और मंडी गोविंदगढ़ वाले, क्योंकि मंडी गोविंदगढ़ अभी इस बार नई ब्रांच बन गई, तो हम इस बार उसको भी कैटर कर रहे हैं। तो ये हमारा शेड्यूल है। सर आपने लास्ट एमएसएमई कमेटी के बाद, मैं होल एंड सोल बात करता हूँ, आपने सीए इंस्टीट्यूट में कितनी छुट्टी ली होंगी अब तक? कोशिश करता हूँ ना ही लूँ तो अच्छा ही है, मैनेज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, वो सब हो जाता है। तो आप पर्सनल और इंस्टीट्यूट दोनों कैसे मैनेज करते हैं सर? सब हो जाता है जी। मैं तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ। मैं तो इस टाइप के इंसान हूँ कि मैंने आज तक गाड़ी में भी अपनी हॉर्न नहीं बजाया, आप विश्वास कीजिए। क्योंकि होता पता क्या है, जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं ना, डिसिप्लिन वे में चलते हैं, तब आपको स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस तक कब होता है? जब हम पेंडेंसी में चल रहे होते हैं, और वही हमारा कारण है। हॉर्न ना बजाने का क्या कारण है कि मेरे को कभी जल्दी नहीं होती, क्योंकि शांत मन में जो आपको आइडिया आ सकता है उबलते में नहीं आ सकता। जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि ठहरे हुए जल में ही आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, उबलते हुए तो कभी भी नहीं देखेंगे। तो इसलिए ठहराव लाना है तो स्ट्रेस को बाहर रखिए, और स्ट्रेस को बाहर रखना है तो जो है आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जब आप डिसिप्लिन होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सुबह 4-5 बजे उठ जाता हूँ, रात को 10 बजे सो जाता हूँ। हर चीज़ डायरी में लिख के मैनेज करके प्लानिंग से चलता हूँ, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम इसे कंक्लूड करते हैं सर। आप जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एमएसएमईज़ हैं, बिकॉज मैं आपको एमएसएमई मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन आपके टेन्योर में इंक्रीज़ हुए, आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से, आपकी जो सोच थी, आपकी मेहनत थी, उसकी वजह से आपने एमएसएमई को आज नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि एमएसएमई को हमने ग्रो करना है। तो जो हमारे एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं, जो एडवांटेज है वो तो आप हमें उसकी आप अपनी बुक दे देंगे, तो आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू दिस पॉडकास्ट? मैं तो अपने सारे सीए प्रोफेशनल्स को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम टैक्स ऑडिट और बैंक ऑडिट के लिए इतनी मारामारी करते हैं, इतना आपस में वो करते हैं कि ये ऑडिट मुझे मिल जाए, वो मिल जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप एमएसएमई पे वर्क कीजिए। एमएसएमई में एक तो आपकी जिम्मेदारी कम से कम है, आपको सिग्नेचर नहीं करने पड़ते। नंबर 2, इसमें इनकम बहुत है। मान लीजिए किसी एमएसएमई की कोई पेमेंट कहीं अटकी हुई है, एमएसएमई मिनिस्ट्री कहती है कि हमारे यहाँ एमएसएमई सहायता पोर्टल है, आप उस पर अपनी कंप्लेंट डालिए, मिनिस्ट्री आपको सपोर्ट करती है, आप उसके लिए भाग दौड़ कीजिए। अब मैं मान लो किसी की पेमेंट की रिकवरी कराऊंगा तो मुझे खर्चा पानी तो मिलेगा ही ना, मुझे फीस ही चाहिए ना। मैं किसी को बैंक का लोन दिलाऊंगा तो मुझे फीस मिलेगी ना। मैं किसी को बैंक के इंटरेस्ट में कंसेशन दिलवाऊंगा तो पार्टी मुझे कंट्रीब्यूट करेगी ना। तो मेरे को जब प्रोफेशनल सर्विसेज देनी है और इनकम करनी है, तो क्यों ना मैं एमएसएमई में अपने स्कोप को बढ़ाऊं। राइट सर। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से निकल के एमएसएमई और स्टार्टअप की तरफ हमें आना होगा। उससे हमारा कमाई भी ज़्यादा होगी, स्ट्रेस भी कम होगा। सर, जो एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, एमएसएमई रजिस्टर्ड के लिए गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स दी हुई हैं, इतने कंसेशंस हैं, उन सब का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं सभी एमएसएमईज़ को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो भी नियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिसेज हैं उन पे विजिट करें। एमएसएमई मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं, उनको विजिट करें। मैं भी अपनी जो मैंने एमएसएमई की बुक बनाई हुई है वो भी आपसे शेयर कर दूंगा, मेरा नंबर भी वहाँ लिखा हुआ है। मेरे लायक कभी काम हो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एमएसएमई में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। कारण हमारे लिए इंस्टीट्यूट में हमारे प्रेसिडेंट साहब हमेशा बात करते हैं नेशन फर्स्ट। तो जब हम नेशन ग्रोथ की बात करेंगे, और एक बहुत अच्छी कहावत है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कि एक प्रोफेशन है लीगल कब ग्रो करता है? जब झगड़े ज़्यादा होते हैं।
एक प्रोफेशन है मेडिकल। मेडिकल कब ग्रो करता है? जब बीमारी ज़्यादा होती है। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन ऐसा है, जब मेरा बिजनेसमैन तरक्की करता है तभी मेरी तरक्की होती है। तो मैं तो अपने बिजनेसमैन भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आपकी तरक्की में मेरी तरक्की छुपी हुई है। आप गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिलाएं, हमारे प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करें और हमारी तरक्की तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। थैंक यू सर। राज जी, आज आपसे बात करके हमें बहुत सारी यूज़फुल डिटेल मिली। हमें पता चला कि एमएसएमई के लिए ये वाली सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी। हम आपसे और भी बात करना चाहेंगे जब आपके पास समय की उपलब्धता हो, और फिर हम और भी ज़्यादा आपकी जो एक्सपीरियंस है उससे अपने यूज़र्स को बेनिफिट देना चाहेंगे। थैंक यू राज जी। थैंक यू सर।